मैंने आपसे कल आपको मैंने बताया था कि हमारा एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, मुद्रा और साथ में एक टॉपिक रह गया है, वो है हमारा रिजर्व बैंक के कार्य। कितने बच्चे जानते हैं रिजर्व बैंक के बारे में? हाँ, रिजर्व बैंक कौन सा बैंक होता है? बोलिए। मैम रिजर्व बैंक वो बैंक होता है जिसे मतलब अधिकार होता है नोट छापने का केंद्र सरकार के उसमें। ये हमारा, इसे बैंक ऑफ बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बैंक ऑफ बैंक। ये सभी बैंकों का बैंकर, इसको एक तरीके से बैंकर कह सकते हैं अन्य बैंकों का। ये हमारा जो है सरकारी बैंक है, हमारे देश का बैंक है, इसके कुछ कार्य हैं। ठीक, आप बहुत सारे बैंक हैं हमारे यहाँ पर। सबका राष्ट्रीय, पहले प्राइवेट थे, बाद में स्वतंत्रता के बाद सबका राष्ट्रीयकरण किया गया और रिजर्व बैंक को ये कह सकते हो कि ये अधिकार दिया गया कि वो अन्य बैंकों से सबसे बड़ा माना गया, केंद्र सरकार के इसके अधीन इसको रखा गया है। ठीक है, अब इसके हमें ये जानना है कि रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। ये बैंक ऑफ बैंक है तो क्या क्या काम करता है? सभी बैंकों से बड़ा बैंक है तो इसके क्या क्या कार्य हैं? कौन बच्चा बताएगा? पहला कार्य क्या बता सकते हो, क्या करता है ये? हमारे सरकार का बैंक है, हमारे देश का बैंक है, देश का बैंक है ये। ठीक है, हाँ, क्या कार्य करता है ये? बोलिए, पहला कार्य इसका कोई बताएगा क्या है? मैम रिजर्व बैंक ये देखता है कि जो ऋण दिया जा रहा है वो बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी व्यवसायिक लोगों को ही दिया जा रहा है या फिर छोटे उद्योगों को या कर्जदारों को भी दिया जा रहा है। हाँ, तो अभी मैंने इससे पहले एक बच्चे ने, अभी आपके ही क्लास में एक बच्चे ने बताया कि ये बैंक केंद्र सरकार का बैंक या हमारे देश का बैंक है, केवल इसी को ही अधिकार है। कौन सा अधिकार है? नोट छापने का। नोट छापने का। ठीक है, हर बैंक नोट नहीं छाप सकता, नोट छापने का अधिकार जो मुद्रा है ना, मुद्रा छापने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक को है। हाँ, समझ में आ गई? केवल रिजर्व बैंक को ही ये अधिकार प्राप्त है कि वो हमारे देश की करेंसी छाप सकता है। मेरी आवाज कट रही है? अब सही है? नहीं मैम, क्लियर आ रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क। यस मैम, अब ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कार्य है मुद्रा, इसको नोट कह लो या मुद्रा छापने का कार्य। ठीक है, मुद्रा छापने का यानी करेंसी छापने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक को दिया गया है, यही नोट छाप सकता है। अच्छा ये बताइए, क्या ये अपनी मर्जी से कितने भी नोट छाप सकता है? नो मैम। तो फिर कैसे नोट छापता है? भाई इसके पास तो मशीन लगी है, ये इतने सारे नोट छाप दे कि रात में सारी गरीबी दूर हो सकती है ना। इसके पास तो मशीन है, कोई आदमी गरीब ही नहीं रहेगा, बहुत सारे नोट छाप दे, सभी गरीबों को दे दे। तो क्या ये ऐसा कर सकता है? नो मैम। क्यों नहीं कर सकता? बताइए क्यों नहीं कर सकता? मैम क्योंकि जो बैंक बनाने वाला ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है वो विदेश से आता है। एक एक करके बताओ। क्या? दोबारा बोलो बच्चे। मैम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग की ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रिंट करते हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट रात को बोलती है, मोदी जी रात को बोलेंगे कि इतने सारे नोट छाप दो, सबकी पासबुक में, सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए जमा हो जाए, तो क्या ये नोट छाप देगा? नो मैम। क्यों नहीं छापेगा? मैम क्योंकि जो नोट बनाने वाला पेपर जो होता है वो विदेश से आता है। अगर चलो विदेश से भी लाके दे दिया हमने ढेर सारा, हाँ हमने बहुत सारा लाके दे दिया, क्या पेपर ही तो लाना है? गरीबी दूर हो जाएगी? बोलिए।
ऐसे नहीं छाप सकते। जब कभी भी मैम किसी नोट एक कंट्री ने मुद्रा मैम छापते पिछले हैं साल भी तो तो पढ़ा था उसके किसी बदले में हमें गारंटी रखनी वो पड़ती है अपने बैंक में, रिजर्व बैंक में, तभी उसकी वैल्यू होती है। अगर उसकी हमने गारंटी नहीं रखी, गारंटी किस रूप में रखेंगे? गोल्ड के रूप में, ठीक है, फॉरेन करेंसी के रूप में, ठीक, और भी जो कीमती चीजें हैं उनके रूप में हम गारंटी में रखते हैं। तो जितनी हमारी गारंटी होती है बच्चे, उतने ही हम नोट छाप सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, यस मैम। आपने एक शब्द सुना होगा, Yes, मुद्रा ma'am. का अवमूल्यन Yes, होना। ma'am. एक शब्द सुना होगा, अवमूल्यन, ठीक है, कीमत का घट जाना। आपने कभी दादा दादी के पास बैठते हो आप लोग? हाँ, तो दादा दादी आपको कहानी सुनाते होंगे कि हमारे 25 पैसे में हम जलेबी खा लेते थे, है ना, मेला भी घुमाते थे और सारी चीजें कर लेते थे। आज क्यों नहीं कर पाते? आज तो कोई 25 पैसे देखने को नहीं मिलता। क्यों? आज तो एक छोटा बच्चा भी जब बाहर निकलता है ना टॉफी लेने, तो क्या कहता है? 10 रुपए दे दो। है छोटे भाई बहन आपके? बोलिए। Ma'am. Yes. तो वो क्या Yes, कहते ma'am. हैं? 10 रुपए दे दो, तभी Yes, टॉफी ma'am. आएगी, है ना। तो ये Yes, अवमूल्यन, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने गारंटी से, जो हमने गारंटी रखी है अपनी नोट छापने की, उससे ज्यादा हमने नोट छाप दिए हैं, जिसके कारण हमारे नोटों की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, उसकी कीमत कम हो गई है। इसलिए हम कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन होना। अब हम ये कहें कि भाई नोट छापते ही चले जाओ, छापते ही चले जाओ, गारंटी के रूप में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो नोट नहीं रहेगा, चाहे उसमें रिजर्व बैंक की स्टैंप लगी हो, हस्ताक्षर हो रहे हो, चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर के, उसकी कीमत केवल रद्दी के कागज के बराबर हो जाएगी। आपने 9th में पढ़ा था बेटा, जब आर्थिक मंदी आई थी तो लोग भरकर टोकरी की नोट ले जाते थे और एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीद पाते थे। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई थी, उसमें पे नोट ज्यादा छाप दिए गए थे गारंटी के हिसाब से, परसेंटेज के रेशियो के हिसाब से। समझ में आ रही है? अब आप Yes, ma'am. अब आप ये नहीं कभी दिमाग में आपका छोटा भाई पूछेगा, भाई दीदी बैंक तो रिजर्व बैंक नोट छाप सकता है, तो ये बहुत सारे नोट क्यों नहीं छाप लेता है? सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब आप उसके समझा सकते हैं, समझा सकते हो? हाँ, Yes, ma'am. समझा सकते हैं। दूसरा कार्य क्या है बताइए? रिजर्व बैंक का दूसरा कार्य क्या है? ये कार्य तो ये हो गया, दूसरा कार्य क्या है? मैम वो निगरानी करता है कि किसको दिए जा रहे हैं, कितना किसको ऋण दिया जा रहा है, कहीं बड़े लोगों को ही दिया जा रहा है। बैंकों की जो स्थापना हुई है उसका पीछे उद्देश्य ये है कि सस्ता से सस्ता ऋण गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जा सके, यही तो उद्देश्य है। तो ये जो रिजर्व बैंक है प्रति वर्ष हर बैंक का ऑडिट करता है, निरीक्षण करता है और उनके डॉक्यूमेंट चेक करता है। ये देखता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरे बैंक है वो केवल अमीर लोगों को ही लोन दे रहे या अमीर लोगों को ही पैसा दे रहे, गरीबों की मदद नहीं कर रहे। तो उनकी कार्य प्रणाली पर अन्य बैंकों की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है। क्या करता है? निगरानी रखता है या नियंत्रण रखता है। तो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन पे लोन दिए जा रहा है, रिकवरी बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों को इतना सारा लोन दे दिए जिन्हें जरूरत नहीं है और वो लेके भाग गए। सारी चीजें, उन डॉक्यूमेंट्स को ये चेक करता है। तीसरा कार्य क्या है इसका?
बोलिए। बोलो बच्चों। ये देखता है कि अन्य बैंक अपने यहाँ पर प्रतिदिन 15% नकदी रखते हैं या नहीं रखते हैं। नकदी इनको जितना इनका जमा होता है बच्चे, वो हर बैंक को अपने बैंक में उस जमा की कुल 15% धनराशि हमेशा रखनी पड़ती है, बाकी ये हेड ऑफिस में जमा कर देते हैं। समझ में आ रही है? ये नीतियों का निर्धारण करता है, आर्थिक नीतियों का भी निर्धारण करेगा ये। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारे रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो आपका ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था। ठीक है, एक छोटा सा ये टॉपिक रह गया था, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहा था मैंने, तो आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है आपका, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। क्या ये कुछ सही है? बोलिए। यस जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टोरी भी सुनाई थी और बताया था कि सविता नाम की एक छोटी किसान है, और वो ऋण ले, उसकी खेती पर वो ऋण लेना चाहती है, और उसके पास छोटा सा खेती का टुकड़ा है। तो इस प्रकार की जोखिम परिस्थितियां जिनमें हमें मालूम है कि रिस्क ज्यादा है ना, क्या उसमें ऋण लेना जरूर हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है? हाँ या ना? कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अपना व्यापार शुरू किया है, छोटा सा व्यापार शुरू किया है, और उसमें हमने लोन ले लिया, और हमें अभी तो हमारा व्यापार शुरू भी नहीं हो सकता है, उसमें हमें नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, तो जो लोन हम चुकाने लायक ना रहे, तो हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी और हम जाल के ऋण में फंस जाएंगे। इस क्वेश्चन में आप सविता का एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कर सकते हैं इस बात को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब वस्तु विनिमय के बारे में आपको बताया था कि वस्तु विनिमय की एक सबसे बड़ी कमी थी दोहरे सहयोग की समस्या। बताइए बच्चों। मैम सामान खरीदने और बेचने के लिए मैम दोनों पक्षों की सहमति चाहिए थी। दोहरे सहयोग की समस्या ये किससे आती है? किससे आती है बच्चों? वस्तु विनिमय में मैम, वस्तु विनिमय में। तो अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो समस्या है इसको हल किया है किसने? मुद्रा ने। अब आप ये बताएंगे कि कैसे हल की गई है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समाप्त करती है। अपनी ओर से एक उदाहरण देके समझाएंगे। तो आप लिखेंगे, हाँ मुद्रा जो है वो इस दोहरे सहयोग की समस्या को दूर कर देती है। कैसे कर देती है? आप उदाहरण देंगे मोची वाला, जो आपकी बुक में है, कि एक मोची है, उसे जूता खरीदना है और उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश है। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली है, देखिए आपके स्टार्टिंग में ही उदाहरण दे रखा है, ठीक है, कि वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता है। दोहरे सहयोग किसे कहा जाता है? पहले तो आप परिभाषा दे देंगे। दोहरे सहयोग कहा जाता है यानी दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज खरीदने और बेचने के लिए दोनों पक्षों की आवश्यकता होती है। इसे दोहरे आवश्यकता का दोहरा सहयोग कहा जाता है। पहले तो आपने परिभाषा दे दी बच्चे, फिर आप कहेंगे हाँ मुद्रा ने इस समस्या को हल किया है। कैसे हल किया है? कि अब मुद्रा के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं जो कि हमारी आवश्यकता है, और वो व्यक्ति उसी मुद्रा से दूसरी चीजें
खरीद सकता है। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम उस व्यक्ति की तलाश करें जो हमारी वस्तु ले सके और हमें हमारी आवश्यकता की वस्तु दे सके। क्यों? क्योंकि मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीद सकते हैं और ले सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है? मैंने आपको जब बैंक के कार्य बताए थे तो मैंने कहा था जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा होती है उसको वो पैसे जमा कर लेता है और उससे ब्याज दे देता है। उसी प्रकार से जिन लोगों के वो मुद्रा की आवश्यकता होती है उन्हें वो लोन दे देता है, ठीक, और उनसे भी इंटरेस्ट लेता है। इसी इंटरेस्ट से ये अपना कार्य करता है। तो आपके यहाँ पर देखिए पेज नंबर में आपके यहाँ पर बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, यहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मैम पेज नंबर 42 मिला बच्चों? मिल गया मैम। यस मैम। तो यहाँ से देंगे बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिल गया? यस मैम। मिल गया बच्चे? और कहाँ तक लिखेंगे? बीच का इंटर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। हो गया? चलिए। यस मैम। यस मैम। हाँ, देखिए ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 10 का नोट लेंगे आप, उसके फोटो स्टेट कराएंगे, ठीक है, कलर फोटो स्टेट, उसे कॉपी में लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या लिखा है। आप देखेंगे 10 के नोट में गवर्नर के उसमें लिखा होगा बैंक ऑफ इंडिया के, और दूसरा उसमें एक चीज लिखा, एक सेंटेंस लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का अदा करने का वचन देता हूँ या जो भी है, ठीक। आप उस सेंटेंस को लिखेंगे और बताएंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। क्लियर? बोलिए। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक ठीक ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? यानी बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं वो लोगों को ऋण के जाल में फंसा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम औपचारिक स्रोतों को बढ़ा सके, उनके नियमों को इस तरीके से कर सके कि अधिक से अधिक लोग, जो लोग लेते हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से ना लेकर अनौपचारिक स्रोतों से ले सके, ठीक है। इसलिए हमें अनौपचारिक स्रोतों को, क्योंकि अनौपचारिक जो स्रोत होते हैं उनसे जो लोन लिया जाता है उससे व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है, उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। इसलिए हमें अपने देश के विकास के लिए, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी औपचारिक स्रोतों को बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के बीच, मैंने आपको बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो SHG ग्रुप जो है उनके बारे में आपको मैंने बताया था, उसी के बारे में लिखना है। पेज नंबर 51 पे आ जाओ बच्चों। आ गए सारे बच्चे? बोलिए। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर 51 में टेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। लिखा, यहाँ तक कर लीजिए अंडरलाइन। हो गया?
लेकर आ दिया। इसके बाद लिखेंगे विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। इस विषय से लेकर आप कहाँ तक करेंगे? 10-12 लाइन के जो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। मिल गया? यस मिल गया बेटा? यस मैम। हाँ, तो यहाँ तक आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? तो हमने कर्ज ऋण लेने की कुछ शर्तें मैंने आपको बताई थी, याद है आपको? समर्थक ऋणाधार, गिरवी और तो ये गारंटर। लिख देंगे कि कुछ कर्जदारों को बैंक ऋण नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके कुछ नियम है, इन नियमों को पूरा करने पे ही इनको ऋण मिल सकता है। तो वो नियम कौन से? पहले है समर्थक ऋणाधार। ऋणाधार, ठीक, ये देना पड़ता है। दूसरा आय का ब्यौरा, ठीक। तीसरा गारंटर, गारंटर। ये तीनों चीजें नहीं पूरी कर पाता है जो, तो उसे बैंक ऋण नहीं देता है। क्लियर हो गया? नहीं देता। ठीक। अब भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है? तो मैंने बता दिया है, वो निगरानी रखता है, उनके क्रियाकलापों को ध्यान से देखता है। वो ये देखता है कि कई ये बैंक केवल अमीर लोगों को ही ऋण नहीं दे रहे हैं, साथ में ये ऋण दे भी रहे हैं तो वसूल भी कर रहे हैं कि नहीं, केवल देते ही जा रहे हैं और अमीरों को ही देते जा रहे हैं, क्या गरीब लोगों का पार्टिसिपेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इन सब चीजों को ध्यान से रख के कार्य करता है। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण, ये मैंने आपको पहले ही 5 पॉइंट बता दिए थे कि अर्थव्यवस्था के विकास में ऋण किस तरीके से भूमिका निभाता है, बताया थे मैंने आपको। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वही क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये खाली जगह है, रिक्त स्थान, फिल द ब्लैंक्स और सही उत्तर का चयन, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, कल आप इसको करके लाएंगे, ठीक है। हो गया ये चैप्टर आपका बेटा पूरा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करके